देखिए, वीडियो का थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि ये वीडियो किस बारे में है, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये आपके लिए। अगर आप ये लास्ट फ्यू डेज़ में देख रहे हैं अपने 10th के बोर्ड के स्टार्टिंग में, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है? तो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। देखिए, मेरा नाम नितेश है और आप देख रहे हैं मेरा छोटा-सा यूट्यूब चैनल द मिस्टीरियस पाय। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आज डिस्कस करेंगे कैसे स्ट्रैटेजी बनाएँ, कैसे हम लोग लास्ट फ्यू डेज़ में अच्छे स्कोर कर सकें। देखिए, ये जो लेक्चर है, ये जो वीडियो है, इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा प्रॉमिसेस नहीं करने वाले, फेक प्रॉमिसेस कि आप 90% कैसे स्कोर कर सकते हैं, 100%, 95% कैसे स्कोर कर सकते हैं, ठीक है? हम लोग यहाँ पे एक रिलेवेंट स्टडी करेंगे कि कैसे बोर्ड का पेपर पैटर्न है, कैसे उसपे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है? तो ये सब चीज़ हम लोग देखेंगे। तो अगेन स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे। देखिए, आपको यहाँ पे तो पता ही है, ये क्या है, हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन लास्ट फ्यू डेज़ इन साइंस। तो हम लोग स्पेशली ये साइंस 1 के लिए बना रहे हैं, जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स को टफ लगता है सब्जेक्ट। बाकी सारे सब्जेक्ट्स के लिए भी ये चीज़ एप्लीकेबल है ये लेक्चर, ठीक है? तो आप कोई भी सब्जेक्ट को देख रहे हैं, ये ओवरऑल रिव्यू है, बट इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, स्पेशली साइंस 1 के लिए हम लोग ज़्यादा इस पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है? तो देखिए, अभी ये बहुत ही कम टाइम बचा है आपके पास, लेकिन अगेन ठीक है, आपके पास टाइम कम है लेकिन आपके पास मौका है, ठीक है? आपके पास अभी भी चांस है, आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है? तो अगर आपने लेट भी स्टार्ट किया है, ठीक है? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, जब जागा तब सवेरा, मतलब अभी आँख खुल गई तो अब से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और अभी से एकदम हार्ड वर्क करेंगे तो डेफिनिटली आपको मैं श्योरिटी दे सकता हूँ कि आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं बोर्ड में। 80-80 प्लस स्कोर आप कर सकते हैं बोर्ड्स में, अभी भी ये टाइम है आपके पास, ठीक है? तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको पहले 3 एस मंत्रास यहाँ पे आपको याद रखना है। क्या है 3 एस मंत्रास? पहला है कि स्ट्रॉन्ग फोकस। अब स्ट्रॉन्ग फोकस किस चीज़ में? आपको स्ट्रॉन्ग फोकस रखना है अपने पढ़ाई में, अपने बोर्ड्स के लिए, ठीक है? आपको पढ़ाई से भटकना नहीं पहले, क्योंकि ये बहुत ही क्रूशियल टाइम है। यहाँ पे आप बहुत जल्दी भटकने लगते हो, आपको मोबाइल में बिज़ी हो जाते हो, आप यहाँ पे फ्रेंड्स के साथ चिट-चैटिंग में बिज़ी हो जाते हो, अपना दुःख शेयर करने में बिज़ी हो जाते हो, तो आपको वो सब नहीं करना है। आपको अभी फिलहाल अपने पढ़ाई पे फोकस करना है और अच्छे मार्क्स का आपको एम बनाना है, ठीक है? देखिए, दूसरा आता है सेल्फ बिलीफ। देखिए, सेल्फ बिलीफ मतलब क्या कि आप अभी बहुत ही डिप्रेस रहोगे, आपको ऐसा लगेगा कि मेरे से नहीं होने वाला, मैंने तो पूरा साल भर कुछ नहीं पढ़ा। लेकिन आपको अभी ये सब सोचने का टाइम नहीं है। अभी आपको खुद पे भरोसा रखना पड़ेगा कि मैं कर सकता हूँ या फिर मैं कर सकती हूँ, ठीक है? और तीसरा आपको क्या रखना है, सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन ये भी वही सेल्फ बिलीफ का थोड़ा पार्ट है। आपको एकदम फुली मोटिवेट रहना पड़ेगा, ठीक है? आपको ये नहीं सोचना है कि मेरे से नहीं होने वाला। आपको ये सोचना है कि हाँ, मुझसे होगा और मैं करूँगा और कैसे भी करूँगा, बाय हुक और बाय क्रुक, ठीक है? तो आपको ये 3 चीज़ें बहुत ही अच्छे से याद रखनी है, अच्छे से समझना है, ठीक है? अभी हम लोग आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे। देखिए, आपको क्या करना है, अपने आप को सबसे पहले कैटेगराइज़ करना है। किस चीज़ में कैटेगराइज़ करना है? आप स्टूडेंट हैं, तो आप किस में अपने आप को कैटेगराइज़ करेंगे? देखिए, स्टूडेंट्स को हम लोग 3 तरीकों में डिवाइड करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है? पहला वो बच्चा है जो यहाँ पे अपना 80% या फिर उससे ज़्यादा सिलेबस कवर कर चुका है। तो इन बच्चों को ज़्यादा टेंशन नहीं है, इनको खाली अपने रिवीजन पे फोकस करना है और प्रीवियस ईयर पेपर्स, पीवाईक्यूज़ सॉल्व करने हैं और कुछ मॉडल पेपर सॉल्व करने हैं, जो आपको कोई ना कोई पब्लिकेशन या सोर्स से मिल जाएगा, ठीक है? सोर्स कोई भी हो, आपको पढ़ना ज़रूरी है। 21 से पढ़ो, नवनीत से पढ़ो, टारगेट से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, लेकिन आपको पढ़ना है, ठीक है? लेकिन पढ़ना कैसे है और किस वे में पढ़ना है, वो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे, ठीक है? एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बना के चलेंगे, डोंट वरी इसके लिए, ठीक है? अब देखिए, सेकंड कौन से बच्चे हैं? सेकंड वो बच्चे हैं जिन्होंने अपना सिलेबस 50-60% कवर किया, ठीक है? और लेस टाइम, उनका बहुत सारा सिलेबस अभी 50% ऑलमोस्ट 40-50% सिलेबस बाकी है। तो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा वीडियो। और लास्ट में जो कैटेगरी है वो आती है 30% या फिर उससे लेस देन 30% सिलेबस। मतलब कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने साल भर ठीक से पढ़ाई नहीं की, उनकी पढ़ाई नहीं हो पाई अनफॉर्चुनेटली, मे बी कोई जेन्युइन रीज़न हो सकता है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, आपको डरना नहीं है, आपको करना है। हम लोग एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे तो डेफिनिटली आपका अच्छा स्कोर आ जाएगा, ठीक है? मैं आपको अगेन यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, फेक प्रॉमिसेस देने नहीं आया कि आपका 70%, 90%, 95% आ जाएगा। बट आपको मैं श्योरिटी दे सकता हूँ, अगर आप ये प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे, ये पूरा फॉलो करेंगे जो मैं आज बता रहा हूँ, तो उससे आपको डेफिनिटली आप एक अच्छे लेवल पे आ जाओगे, ठीक है? अब इसके बाद आगे चलते हैं। तो देखिए, आपका प्रॉब्लम क्या है? आप क्या-क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो? देखिए, सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है? लैक ऑफ कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग। अभी आपने साल भर ठीक से पढ़ाई नहीं की या फिर कम पढ़ाई की, तो इसमें क्या होगा, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे, ठीक है? तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने का भी टाइम भी नहीं है हमारे पास। लेकिन अगेन हाँ, जो चीज़ आपको इंपॉर्टेंट लग रही है और आपको लग रहा है कि अभी समझ में नहीं आ रहा है, देखिए, आप अगर क्लासेस जाते हो, तो क्लासेस में अगर आप जा रहे हो, टीचर्स अवेलेबल है, तो वहाँ से आप डायरेक्टली क्लियर कर सकते हो। और इन केस यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे भी, मेरे पास चैनल में मैंने ऑलमोस्ट बहुत सारे चैप्टर्स के मैंने वीडियोज़ बना के रखे हैं। तो वहाँ पे आप टॉपिक वाइज़ जाके एक-एक फटाफट फास्ट वीडियो, फास्ट ट्रैक में जाके देख सकते हो, स्पीड बढ़ा के। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। आप थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट भी क्लियर करके चलो, अगर आपको कोई बड़ा टॉपिक लग रहा है, जिससे आपको लग रहा है कि आपको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है, तो कॉन्सेप्ट में भी आप थोड़ा-सा ध्यान दे सकते हैं। तो अगेन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, सेकंड डिस्ट्रैक्शन। देखिए, ये बहुत ही कॉमन चीज़ है, हर स्टूडेंट फेस करता है। जब आप पढ़ने बैठते हो तो आपका दिमाग यहाँ-वहाँ डिस्ट्रैक्ट होने लगता है। आपका दिमाग कभी फ़ोन पे जाएगा, कभी टीवी पे जाएगा, कभी दोस्तों के साथ बात करने में जाएगा, कभी फैमिलीज़ में आपको डिस्ट्रैक्शन होता है। तो वो आपको बहुत अवॉइड करना है, एकदम अवॉइड करके चलो, एकदम भूल जाओ डिस्ट्रैक्शन नाम की चीज़ को। तीसरी चीज़ आती है टाइम मैनेजमेंट। सर, टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे कि कब पढ़े, कैसे पढ़े, हमारा खाना का टाइम क्या होना चाहिए, कैसे करें? देखिए, आपको टाइम मैनेजमेंट खुद करने आना चाहिए, ठीक है? उसके बारे में हम लोग आगे एक-एक चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, तो उसके लिए टेंशन मत लो आप। तीसरा चौथा चीज़ आता है एग्ज़ाम फ़ियर।
अभी आपको डर लग रहा होगा कि बोर्ड्स बहुत पास आ गए, तो आपको बहुत डर लग रहा होगा कि एग्ज़ाम का कैसे होगा, क्या होगा? तो आपको बिल्कुल डरना नहीं है, एकदम रिलैक्स नहीं देखो कंप्लीट रिलैक्स भी नहीं रह सकते आप, लेकिन आपको पढ़ना है जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। ठीक है? हम लोग एक-एक चीज़ों के बारे में डिटेल में आगे बात करेंगे। अब देखिए 5वीं चीज़ आती है हाउ टू स्टडी। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं पढ़ना तो है लेकिन पढ़ूँ कैसे? ठीक है? ये भी एक दिक्कत है। और देखिए इसके बाद होता है कि आपको क्या पढ़ना चाहिए लास्ट के फ्यू डेज़ में। अब मेरे पास पूरा 10 चैप्टर्स है साइंस के, 10 चैप्टर्स साइंस 2 के हैं, फिर मैथ्स के 8-9 चैप्टर्स हैं। तो ऐसे में कितने चैप्टर्स पढ़ूँ, कितना पढ़ूँ, क्या कहाँ पढ़ूँ? इतने मेरे पास बहुत लिमिटेड डेज़ है, तो कैसे पढ़ूँ? तो ये चीज़ों में बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हो आप। और लास्ट आता है कि आपको कौन से सोर्सेज़ यूज़ करने चाहिए। अभी आप डाउट रहोगे कि मैं डाइजेस्ट से पढ़ूँ, मैं 21 से पढ़ूँ या फिर कोई और पब्लिकेशन से पढ़ूँ या फिर टेक्स्ट बुक से पढ़ूँ, एक्सरसाइज़ क्वेश्चन करूँ। तो ये सब आपके माइंड में अभी कुछ डाउट है, मे बी और भी कुछ हो सकता है, तो आप कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है? इसके अलावा हम लोग अभी सॉल्यूशन पे बात करते हैं। देखिए अब करना क्या चाहिए हम लोग को? देखिए अभी व्हाट टू डू करें क्या सर हम? देखिए पहला क्या आता है स्टॉप डिप्रेशन। सबसे पहले आपको डिप्रेशन नहीं लेना, आपको टेंशन नहीं लेना कि मेरे से नहीं होगा, क्या होगा? टेंशन नहीं लेना। आप ओवरथिंकिंग में चले जाओगे तो आपका बहुत नुकसान होने वाला है, ठीक है? आप पूरा टाइम पढ़ नहीं पाओगे और आपका पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा खाली डिप्रेशन में रह के। तो सबसे पहले डिप्रेशन को हटाओ क्योंकि अपने पास टाइम अभी भी बहुत है। मैं भी आपको बोल रहा हूँ आपके पास लिमिटेड टाइम है लेकिन इसमें टाइम में आप बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है? अब देखिए दूसरा क्या करना है आपको प्रॉपर शेड्यूल बनाना है, प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनानी है अपना, ठीक है? प्रॉपर स्ट्रैटेजी मतलब क्या? कि आपको ये टाइम पे इतना पढ़ना है, आपका सबसे मोस्ट गेनिंग टाइम क्या है, लर्निंग टाइम क्या है, समझ में आ रहा है कि आप मॉर्निंग में कोई-कोई मॉर्निंग पर्सन होता है जिसको मॉर्निंग में पढ़ना अच्छा लगता है, फटाफट उसको पढ़ने होता है। कोई-कोई शाम में पढ़ता है, कोई दोपहर में पढ़ता है। तो सबका एक अलग टाइम ज़ोन होता है, तो उस हिसाब से आपको अपना स्ट्रैटेजी बनाना है। तो हम लोग उस स्ट्रैटेजी के बारे में भी आगे बात करेंगे। देखिए तीसरा पॉइंट क्या है, वर्क ऑन मोर ऑन वीक सब्जेक्ट। देखिए अपने वीक सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देना है। जैसे मान लेते हैं सर मेरा मैथ्स बहुत वीक है, तो मैथ्स में मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँगा कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट्स। मेरा सर साइंस 1 बहुत वीक है, मुझे साइंस 1 में ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो अगेन मैं उसमें वहाँ पे ज़्यादा टाइम दूँगा, समझ रहे हो? अब देखिए फोर्थ क्या है आपका मोर प्रैक्टिस ऑफ पीवाईक्यूज़। सर पीवाईक्यूज़ मतलब क्या? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से बहुत कुछ आइडिया मिल जाएगा कि मैं कैसे कौन से क्वेश्चन ज़्यादा पढ़ना चाहिए, कौन से चैप्टर में से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन्स क्या है, तो आपको वहाँ पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ठीक है? तो पीवाईक्यूज़ आप यहाँ पे गूगल करके निकाल सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर आप कोई पब्लिकेशन के मॉडल पेपर्स भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए फिफ्थ आता है अंडरस्टैंडिंग बोर्ड पेपर पैटर्न। अगर देखिए आप ब्लैंकली अगर जा रहे हो बोर्ड का पेपर देने या फिर कोई भी एग्जाम देने तो आप शायद बहुत ही गलत कर रहे हो। आपको हमेशा ध्यान देना है कि आपका पेपर पैटर्न कैसा होगा, पेपर कैसे मॉडल होगा, उसका कैसे अरेंज होगा वो। तो वो सब चीज़ों पे ध्यान देना है जिससे आपको एक आइडिया आ जाएगा कि आपका आपका स्कोरिंग पार्ट क्या है, आप कहाँ से स्कोर कर सकते हैं। तो हम लोग पेपर पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो वो समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के लेक्चर में। देखिए सिक्स्थ क्या है पेपर प्रेजेंटेशन। देखिए बहुत बार बच्चे बहुत ही वर्स्ट पेपर लिखते हैं, इतना गंदा कि उनको समझ में नहीं आता पेपर प्रेजेंट कैसे किया जाता है। टीचर हमेशा अट्रैक्ट होना चाहिए आपके पेपर से। अगर आपका मार्क्स कहीं पे कम भी हो रहा है तो टीचर एक अट्रैक्शन की वजह से क्या करेगा आपका मार्क्स रिड्यूस करने से पहले सोचेगा। ठीक है? तो ये चीज़ याद रखना है आपको। आपको पेपर प्रेजेंटेशन अच्छे से रखना है। कैसे करना है वो आपको एंड में मिलेगा, समझ में आएगा वीडियो में। ठीक है? लास्ट आता है अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। मैं अगेन बोल रहा हूँ आपको डिस्ट्रैक्शन आपको नहीं रखना है। बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्शन नहीं करना है। एकदम आपको फोकस है ना अपने पढ़ाई पे। ठीक है? अब इसके बाद क्या कर सकते हैं? देखिए यहाँ पे हमारे पास पहले बोर्ड का टाइम टेबल है। हम लोग एक-एक चीज़ देखिए हम लोग ने क्या बोला यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे आएँगे सबसे पहले पे स्ट्रैटेजी बनाने पे। अब स्ट्रैटेजी कैसे बनाएँगे पहले हमको बोर्ड का पेपर पैटर्न पता होना चाहिए। ठीक है? बोर्ड का पेपर पैटर्न क्या है वो देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमको समझ में आएगा कि ये जो बोर्ड का पेपर पैटर्न है इंग्लिश मीडियम के लिए स्टार्ट हो रहा है 4th ऑफ मार्च से। ठीक है? मंडे से स्टार्ट हो रहा है और हिंदी मीडियम का शायद 2nd ऑफ मार्च से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है? तो कोई भी हो कोई बात नहीं यहाँ पे। अब यहाँ पे ध्यान देने बात ये है कि आपका जो पहला मराठी है, लैंग्वेज ये 3 लैंग्वेज जो है, ये लैंग्वेज में आपको क्या करना है, आप लैंग्वेज पे अभी जो लास्ट के 10 डेज़ है उसमें ज़्यादा लैंग्वेज को टाइम मत दो। क्योंकि देखिए लैंग्वेज आपको ज़्यादातर पैसे जाएँगे और कुछ एसे राइटिंग कॉम्पिटिशन ये सब जो एसे राइटिंग है, ठीक है? राइटिंग स्किल्स वाला पार्ट है, वहाँ पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। तो मैं आपको उसके लिए भी टाइम बताऊँगा कि आपको ये 10 डेज़ में कैसे लैंग्वेज के लिए टाइम देना है। बट हाँ, आप अगर लैंग्वेज को कभी भी 2 दिन पहले आपको प्रिपेयर करना मिनिमम 2 डेज़ पहले आपको लैंग्वेज को प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। जैसे मान लेते हैं 4th ऑफ मार्च को मराठी का पेपर है, तो आपको 2nd ऑफ मार्च से मिनिमम स्टार्ट कर देना चाहिए, वहाँ से खाली मराठी पढ़ना। मराठी के जो स्पेलिंग्स है, मात्राओं का जो है, ये सब आपको देखना है और राइटिंग स्किल्स पे ध्यान देना है कि और उसको और अगेन मैं बोल रहा हूँ पेपर पैटर्न के हिसाब से आपको अपना प्रिपरेशन करना है। अब देखिए अगेन यहाँ पे इंग्लिश 7 मार्च को है, तो यहाँ पे आपके पास 3 दिन का गैप है। देखिए बहुत लोगों का आप इंग्लिश मीडियम से हो तो शायद आपका इंग्लिश पार्ट अच्छा होगा, तो आप अगेन यहाँ पे राइटिंग स्किल्स पे थोड़ा ध्यान देना आपको और पैसेज पे प्रैक्टिस करना है जो आपको अलग-अलग पब्लिकेशन से मिल जाएगा प्रैक्टिस करने। तो अगेन आप यहाँ पे 1 या फिर 1 1/2 डेज़ निकाल सकते हो, अदर कोई सब्जेक्ट जो आपका वीक सब्जेक्ट है वहाँ पे पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा प्लस 1 बोल सकता हूँ मैं या फिर 1/2 मतलब हाफ डेज़ एक्स्ट्रा और मिल रहा है आपको, ठीक है? 1.5 दिन मिल रहा है। अब उसके बाद डायरेक्ट 2 दिन के बाद आपका हिंदी का पेपर है 9 को, ठीक है? 9th ऑफ मार्च। तो इसमें भी कोई नहीं, आप 2 दिन है तो आप आराम से हिंदी पढ़िए। अगर आपको लगता है हिंदी में आप सफिशिएंट है, आपको कोई और सब्जेक्ट चाहिए तो मैं बोलूँगा कि आप कुछ ऐसे सब्जेक्ट पढ़िए जो आगे उसके नेक्स्ट जैसे मैथ्स है, तो मैथ्स में आप आधा दिन निकाल सकते हैं फ़ॉर्मूलाज़ वगैरह पढ़ने के लिए।
जो फॉर्मूलाज है फटाफट गो थ्रू होने के लिए, फिर थ्योरम्स थोड़े बहुत ऊपर ऊपर से पढ़ने के लिए, जो थ्योरेटिकल पार्ट है, जो लर्निंग पार्ट है, ठीक है, तो वो आप कर सकते हैं। आप मैथ्स लेके बैठिए मत, प्रैक्टिस करने मत बैठ जाइए, ठीक है, जिससे आपको क्या होगा, टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा, तो आप हिंदी पे फोकस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको हमेशा लास्ट 1 और 2 डेज हमेशा आपको वही पेपर के लिए देना है, ठीक है। अब यहाँ पे आता है 13 मार्च को मैथ्स 1। अब देखिए आपके पास सीधा 10, 11, 12 3 डेज का गैप है और 9 का हाफ, ठीक है। तो आपके पास काफी टाइम है मैथ्स के लिए, तो आप फुली फोकस रहिए मैथ्स पे, तो मैथ्स 1 आपका अच्छे से निकल जाएगा। अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइए, अगर आपका मैथ्स 1 अच्छा जाएगा तो डेफिनेटली आपको अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, सेल्फ मोटिवेट हो जाएगा और आपका मैथ्स 2 भी अच्छा जाने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। अगेन 15 मार्च को आपका 2 दिन बाद मैथ्स 2 है, तो उसमें भी आप आराम से जाइए, मैथ्स 2 करिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए साइंस 1 आपका 18 मार्च को, 3 डेज का गैप है, 16, 17 और 15 का हाफ, ठीक है। तो अगेन आपके पास 2 दिन का गैप है, तो आप 2 दिन में जितना हो सके 2-3 दिन में उतना साइंस 1 आपको रिवीजन करना है यहाँ पे, ठीक है। नया चीज कोई नहीं पढ़ना है। तो अगेन यहाँ पे आपको साइंस 1 में हमारा मेन फोकस रहने वाला है कि साइंस 1 में, क्योंकि आपको साइंस 1 में ज्यादा दिक्कत आती है, फिजिक्स केमिस्ट्री, यहाँ पे फिजिक्स है और केमिस्ट्री है जिससे आपको ज्यादा टफ लगता है। साइंस 2 बायोलॉजी पार्ट है और हिस्ट्री ज्योग्राफी तो आपको थ्योरेटिकल है, आपको रिवीजन करना होगा, या फिर आपका कुछ 1-2 चैप्टर रह गया होगा तो यहाँ पे आप उसमें कवर कर सकते हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। तो अगेन अब हम लोग यहाँ पे ये आपको बोर्ड का पेपर पैटर्न समझ में आ गया। अब हम लोग अपने इंपॉर्टेंट पार्ट पे जाते हैं, स्टडी फॉर एटलीस्ट 12 to 10 आवर्स डेली। यस, आपको रोज 10 से 12 घंटे पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। आप भले पहले पूरे साल भर 3 घंटे 2 घंटे भी नहीं बैठते थे, लेकिन अब आपको 10 to 12 आवर्स बैठना है। अगर आप और बैठ सकते हैं तो और अच्छी बात है, लेकिन ये मिनिमम क्राइटेरिया है, ठीक है। ये आपको मिनिमम आपको इतना टाइम बैठना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं बैठ रहे हैं तो समझिए आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि यही वो क्रूशियल टाइम है जो आपका परसेंटेज बूस्ट करने वाला है, ठीक है। अगर आप पूरा साल भर भी पढ़े हैं लेकिन आप अभी 2 घंटे 3 घंटे पढ़ रहे हैं, 1 घंटे पढ़ रहे हैं, आपको लग रहा है कॉन्फिडेंस है आपके अंदर कि मैं सब पढ़ के हो गया है, तो आप ये ओवर कॉन्फिडेंस मत रखिए। आप अगेन अगर आप बहुत पूरा आपका पढ़ के हो गया तो भी आप रिवीजन के लिए 8 to 10 आवर्स निकालिए डेली। उसमें आप पीवाईक्यूज कीजिए, रिवीजन कीजिए, मॉडल पेपर्स कीजिए, ठीक है। तो उससे आपका जो परसेंटेज है वो 95 90 प्लस जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं जिन्होंने साल भर पढ़ा है, ठीक है। अब हमारा आता है कि हम टाइम टेबल कैसे बनाएं। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ अपने हिसाब से बनाया। यहाँ पे इंग्लिश हिंदी मराठी जो लैंग्वेज पार्ट है उसमें से आपको रोज 10 दिन में आपको तीनों 1-1 घंटे नहीं देना है, आपको तीनों को मिला के 1 घंटे देने हैं। मतलब क्या, सर मेरा मराठी वीक है तो मैं मराठी पे आज थोड़ा ज्यादा ध्यान दे दूंगा, 1 घंटे आज मराठी पढ़ लूंगा। अगले दिन मैंने हिंदी का ग्रामर पढ़ लिया, इंग्लिश का ग्रामर पढ़ लिया, फिर उसके अगले दिन मैंने वापस वही रूटीन फॉलो किया 1 घंटे का, तो मैंने यहाँ पे ग्रामर के साथ फिर उसके बाद राइटिंग स्किल्स पे ध्यान दे दिया। तो इससे मेरा क्या होगा, लैंग्वेज भी थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर होता रहेगा और लास्ट के 2 डेज में मेरे पास बर्डन कम होगा, जिससे मेरे को रिवीजन के लिए काफी टाइम मिलेगा, ठीक है। अब इसके बाद आता है मैथ्स। देखिए अगर मैथ्स आपका हो चुका है तो काफी अच्छी बात है। मैथ्स में लेकिन आपको डेली 2 घंटे रिवीजन के लिए निकालना होगा, क्योंकि मैथ्स ऐसी चीज है कि आपको प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपसे वो भूल जाएगा। और हमेशा याद रखना, कभी भी आप ये कोई भी पार्ट लैंग्वेज कर रहे हो या फिर मैथ्स कर रहे हो तो हमेशा आपको याद रखना है कि आपको पेन और पेंसिल लेके बैठना है और नोटबुक लेके बैठना है, ताकि आप उसमें प्रैक्टिस कर पाओ अच्छे से। अगर आप सोच रहे हो मैं ओरली पढ़ के खत्म कर दूं तो ये बहुत ही गलत बात है। स्पेशली मैं मैथ्स के लिए बोल रहा हूँ, नो ओरल, ठीक है। आपको कोई भी ओरल नहीं याद रखना, आपको खाली फॉर्मुलाज लर्न करने के लिए आप ओरली पढ़ सकते हो। लेकिन अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आप सम्स प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको पूरा मैथ्स एकदम पूरा नोटबुक और पेन के साथ बैठना है और प्रैक्टिस करना है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो डेफिनेटली आप एग्जाम में फंस जाओगे, ठीक है। तो मैथ्स 1 हो या मैथ्स 2 हो, आपको इसको 2 घंटे देना है। अगर आपका बहुत सारा बाकी है, 60% सिलेबस हुआ है, 30, 40, 50% बाकी है, तो मैं आपको यहाँ पे बोल सकता हूँ +1 आवर आप बढ़ा सकते हो। लेकिन अगेन यहाँ पे आपको सब सब्जेक्ट के लिए टाइम देना है, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा टाइम मैनेज करके चलना पड़ेगा। एक दिन मैथ्स 1 और एक दिन मैथ्स 2, ऐसे करते करते आप अपने 10 डेज में काफी चैप्टर मैथ्स के रिवाइज कर लोगे। और अगर आपको चाहिए तो मैथ्स 2 पे आप ज्यादा ध्यान दे सकते हो, क्योंकि मैथ्स 1 के लिए आपके पास काफी टाइम है बोर्ड्स के पहले भी, ठीक है। तो फिर इसके बाद आता है हमारा साइंस 1 एंड साइंस 2। देखिए जो साइंस के सब्जेक्ट है, मैं ऐसा बिलीव करता हूँ कि जो साइंस 1 वाला पार्ट है, ये जो पार्ट है ये बच्चे ज्यादा फेस करते हैं इनमें प्रॉब्लम, ठीक है। इनमें प्रॉब्लम क्या होती है, साइंस 2 तो सर हो जाता है क्योंकि बायोलॉजी पार्ट है और ईवीएस का पार्ट है, तो उसमें हम लोग फटाफट उसमें रीड करना होता है, उसमें लर्न करना होता है, तो हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि और कॉन्सेप्ट भी समझना थोड़ा सा ईजी होता है रिलेटिवली साइंस 1 के। देखिए साइंस 1 2 पार्ट्स में है, फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो यहाँ पे हम लोग को फिजिक्स में ज्यादा दिक्कत आती है शायद किस लोगों को, और कुछ लोगों को शायद केमिस्ट्री में रिएक्शंस लर्न करने के लिए ज्यादा टाइम आता है। तो मैं ऐसा बोलूंगा, सजेशन दूंगा, अगर आपका साइंस में बहुत कुछ रह गया है, अगर आपके साइंस में ज्यादा चैप्टर्स हैं, तो आपको डेली एटलीस्ट 4 आवर्स तो टाइम देना पड़ेगा साइंस के लिए। अगर आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि आपका ये मैथ्स हो चुका है, हिस्ट्री ज्योग्राफी में ज्यादा कुछ बचा नहीं है और साइंस 2 में भी ज्यादा बचा नहीं है, अगर आप स्पेशली साइंस 1 में फंसे हो तो साइंस 1 में मैं बोलूंगा आपको कि डेली 4 to 5 आवर्स दीजिए, और मिनिमम आप 3 to 4 आवर्स दीजिए डेली। और बाकी जो टाइम है वो ये सब सब्जेक्ट्स में आप दे सकते हो, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में, ठीक है। अभी मैं बोलूंगा आपको यहाँ पे जो साइंस 2 है, इसमें भी आपको देखिए जो बड़े बड़े वर्ड्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, अलग अलग जो वायरस है, अलग साइंटिफिक नेम्स हैं, तो ये सब नेम्स के स्पेलिंग्स आपको याद होने चाहिए। तो स्पेलिंग वगैरह के लिए आप डेली 2 घंटे आपको पढ़ना है, और अगेन राइटिंग प्रैक्टिस करना है। कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो आपको राइटिंग प्रैक्टिस करना है। अगर भले ही आप हिस्ट्री ज्योग्राफी क्यों ना पढ़ रहे हो, तो हिस्ट्री ज्योग्राफी भी आपको क्या करना है, राइटिंग प्रैक्टिस। मैं बोल रहा हूँ राइटिंग प्रैक्टिस इज मस्ट,
ठीक है, अगर आप राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो तो समझ जाओ आपने आधा गेम यहीं पे जीत लिया। ठीक है, राइटिंग प्रैक्टिस अगर नहीं होगा तो चांसेस ये हैं कि आप बहुत सारी गलतियां करके आओगे आंसर लिखने के टाइम बोर्ड्स में, जिससे बहुत बार आप प्रॉब्लम फेस करोगे। ठीक है, तो राइटिंग प्रैक्टिस एकदम मस्ट है। ठीक है, मस्ट, तो ये आपको करना है। अब इसके बाद देखते हैं हमारा दूसरा जो है, इसमें आप साइंस वन के बारे में डिस्कस करेंगे स्पेशली, जिसमें ज़्यादा बच्चे फेस करते हैं। अब देखिए, आप सबको मालूम है साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री है, जिसमें से 6 चैप्टर फिजिक्स के हैं और 4 चैप्टर केमिस्ट्री के हैं। ठीक है, तो उसमें अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, हमको पहले समझना पड़ेगा कि पेपर पैटर्न कैसा है, साइंस वन का, फिर साइंस का पेपर पैटर्न कैसे आ रहा है वो समझते हैं, साइंस को अगर पढ़ना है तो। देखिए, यहाँ पे सबसे पहला है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आपको जो एमसीक्यू वाला पार्ट है, अगर ये एमसीक्यू यहाँ पे आपको 5 मार्क्स के लिए आता है, समटाइम्स क्या होता है, समटाइम्स क्या होता है कि यहाँ पे जो 5 मार्क्स में 3 मार्क्स एमसीक्यू होता है, 2 मार्क्स ऑड मैन आउट होता है। तो ये बोर्ड्स का पेपर पैटर्न है, लेकिन हमेशा ज्यादातर 5 मार्क्स के लिए एमसीक्यू आता है। तो ये एमसीक्यू आप कहाँ से करोगे, ये एमसीक्यू तो आपको पूरे 10 चैप्टर्स में से आएंगे, और इवन आंसर इन वन वर्ड जो आपको दिख रहा है ये भी 5 मार्क्स है, मतलब आपको टोटल 10 मार्क्स क्या है आपके आपके क्या है, ये 1 मार्क्स क्वेश्चन है, जिसमें आप स्कोरिंग है, ये क्या है आपका स्कोरिंग है। अब ये स्कोर कैसे करना है सर, यहाँ पे ये तो कहीं से भी आ सकते हैं, टेक्स्ट बुक के बीच में से भी आ सकते हैं। तो आपको प्रैक्टिस कहाँ से करना है, अलग अलग पब्लिकेशन के जो पेपर्स हैं, मॉडल पेपर्स हैं, या फिर एक पूरे आप 20 मंथ में जाओगे, फिर डाइजेस्ट वगैरह में देखोगे तो आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिलेंगे जो बोर्ड्स में बहुत बार पूछे गए। तो आपको पीवाईक्यूज पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, पीवाईक्यूज पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, ताकि आपका ये एमसीक्यू और 1 वर्ड वाला 1 सेंटेंस वाला आंसर कवर हो जाए। इसी में ट्रू फॉल्स होगा, इसी में ऑड मैन आउट होगा, इसमें मैच द फॉलोइंग भी हो सकता है। तो सारी चीज आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके जानी है पीवाईक्यूज मॉडल पेपर से। ठीक है, अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पार्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3 जो 10 मार्क्स के लिए होगा, इसमें आपको कोई भी 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, अब ये 5 क्वेश्चन में से आपको इसमें 5 क्वेश्चन करना होगा आउट ऑफ 10 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन। तो 7 क्वेश्चन आपको ऑप्शन में रहेगा और 5 क्वेश्चन करना पड़ेगा, समटाइम्स ये 6 भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए 7 क्वेश्चन है, तो देखिए हमारे पास चैप्टर 6 है फिजिक्स के और केमिस्ट्री के 4 है, तो ज्यादातर क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, फिजिक्स से आते हैं। ठीक है, तो आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि यहाँ पे फिजिक्स के लिए मैंने यहाँ पे 3 लिखा है, लेकिन कभी कभी ये 4 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। देखिए यहाँ पे केमिस्ट्री के लिए 3 चैप्टर्स है, 3 क्वेश्चन, यहाँ पे 7 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन फिजिक्स से हो सकते हैं, 3 क्वेश्चन केमिस्ट्री हो सकते हैं, और एक जो ऑप्शनल है वो आइदर फिजिक्स से हो सकता है फिर केमिस्ट्री से हो सकता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन फिजिक्स के हो और केमिस्ट्री के 2, तो बोर्ड्स ऐसे भी आपको घुमा सकता है। तो आपको अगर देखिए, अगर आपने केमिस्ट्री खाली किया, केमिस्ट्री के 4 चैप्टर्स हैं, तो केमिस्ट्री भी आपने अगर खाली किया है तो भी आप मोस्ट प्रोबेबली क्या कर सकते हो, 2 क्वेश्चंस तो इजीली हैंडल कर सकते हो, 2 क्वेश्चन हैंडल कर लोगे। अगर या फिर +1 3 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, क्योंकि कभी कभी तीनों ऑप्शंस में आ गए। अगर आपने 3 क्वेश्चन यहाँ से कर लिया, और फिजिक्स में तो ऐसा है नहीं कुछ नहीं पढ़ के जाओगे, तो यहाँ पे अगर आपने 3 क्वेश्चन भी कर लिया तो 3 क्वेश्चन के कितने मार्क्स बने, यहाँ पे 6 मार्क्स। ठीक है, 6 मार्क्स बन गए। तो ये 3 क्वेश्चन के 6 मार्क्स और यहाँ के 10 मार्क्स और यहाँ के 16 मार्क्स तो यहीं पे आपने निकाल लिया। ठीक है, अब देखिए फिजिक्स के जो 3 क्वेश्चन होंगे उसमें आपको ऑप्शन मिलेगा, तो आप ऐसा तो है नहीं कि आपने कुछ भी चैप्टर नहीं पढ़ा होगा। तो मान लेते हैं आपने ऐसा पढ़ा, तो आपने वहाँ पे 2 मार्क्स में से 1-1 मार्क्स का वैल्यूएबल आंसर भी लिखा, तो आप यहाँ से 1 और 2 मार्क्स और स्कोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको टोटल हो जाएगा +2 कितना हो जाएगा, 8 मार्क्स। ठीक है, तो ये 8 मार्क्स और ये 18 मार्क्स आपने यहीं पे स्कोर कर लिया, तो आपको पास होने के लिए कोई भी टेंशन नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे आता है आंसर द फॉलोइंग। अब इसमें आपको 8 क्वेश्चन होंगे, या फिर समटाइम्स आपको यहाँ पे हो सकते हैं 7 क्वेश्चंस, जिसमें से आपको 5 कंपलसरी करना होता है। अब देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, अब अगेन यहाँ पे 8 क्वेश्चन है, तो डेफिनेटली यहाँ पे फिजिक्स में हो सकता है 4 और केमिस्ट्री में हो सकता है 4, बट मैं बोल रहा हूँ 7 भी है, तो यहाँ पे +1 +-2 हो सकता है कुछ भी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपने केमिस्ट्री वाला पार्ट ज्यादा किया है, देखिए बहुत बच्चे केमिस्ट्री करके जाते हैं, फिर बहुत बच्चे खाली फिजिक्स करके जाते हैं, तो देखिए फिजिक्स भी आपने किया है तो आप काफी हद तक यहाँ से 3 क्वेश्चन, मिनिमम 3 क्वेश्चन तो आप यहाँ पे कवर कर लोगे। अगर 3 क्वेश्चन यहाँ पे कवर करो, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स कैरी कर रहा था, आपके 9 मार्क्स आपके यहाँ से निकल गए। ठीक है, और ऐसा तो है नहीं केमिस्ट्री आप बिल्कुल नहीं पढ़ोगे, तो भी आपका इतना मार्क्स आ रहा है। अगर आप केमिस्ट्री पढ़ के जा रहे हो तो आप अगेन कुछ और +1-2 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ठीक है, अगर यहाँ पे आपका कुछ कैंसिलेशन होता है, मार्क्स कम होते हैं, तो अगेन यहाँ से आप 7 to 8 मार्क्स तो स्कोर कर लोगे, तो 19 + 8 कितना होता है, 27 मार्क्स आपने यहीं स्कोर कर लिया। देखिए, अगर फिजिक्स अच्छे से आपका हुआ है 6 चैप्टर, तो न्यूमेरिकल वाला पार्ट आपको अच्छे से करके जाना है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स ऑप्शन के साथ 7 मार्क्स में आते हैं और कंपलसरी 5 मार्क्स मोस्ट प्रोबेबली पूछा जाता है। तो न्यूमेरिकल एक अच्छा ऑप्शन है स्कोर करने के लिए, अगर आप फिजिक्स पढ़ के रखे हैं तो। अब लास्ट जो आता है आंसर इन डिटेल। अब देखिए ये जो बड़ा क्वेश्चन है, यहाँ पे ये एक क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए, तो ये 2 ऑप्शन मिलता है, फिर कभी कभी एक ऑप्शन मिलता है। तो फिजिक्स में एक क्वेश्चन आएगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक अगर 3 क्वेश्चन पूछा तो आप लकी हो, आपको एक फिजिक्स एक्स्ट्रा मिल जाएगा, फिर एक केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिल जाएगा ऑप्शनल। ठीक है,
तो आपको अगर आपने फिजिक्स पढ़ा है तो आपको ये क्वेश्चन तो यहाँ से निकाल लोगे, लेकिन आपने अगर खाली केमिस्ट्री पढ़ा है तो भी आप यहाँ से 5 मार्क्स इजीली स्कोर कर लोगे। लेकिन आपको अपने से लॉयल रहना पड़ेगा। अगर आप केमिस्ट्री पूरा पढ़ रहे हो तो केमिस्ट्री पूरा पढ़ के जाइए, फिजिक्स पूरा पढ़ रहे हो तो फिजिक्स पूरा पढ़ के जाइए। आप दोनों पढ़े तो दोनों ज़्यादा अच्छे से पढ़ के जाइए, क्योंकि यही मेरा सजेशन है। लेकिन मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ यहाँ पे जिन्होंने अपना स्कोर बहुत ही कम रखा है, बहुत ही कम पढ़ाई किया है, 30%, 40%, 20%, या फिर साल भर ठीक से पढ़ाई नहीं हुई, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि आप अगर केमिस्ट्री चाहें तो केमिस्ट्री भी 4 चैप्टर्स करके अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग आगे जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे है हमारा पेपर प्रेजेंटेशन। अब देखिए आपको पेपर कैसे प्रेजेंट करना है, आप तो पेपर पैटर्न समझ लिया, अब पेपर को प्रेजेंट करना कैसे करना चाहिए। सबसे पहला होता है प्रॉपर ऑर्डर्स फॉलो करना। सर प्रॉपर ऑर्डर फॉलो करना मतलब क्या होता है, मान लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 1 के बाद ही आपको क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करना है, या फिर क्वेश्चन नंबर 3। तो पहले आप सेक्शन ए वाला पार्ट कवर कर लीजिए, फिर बी कर लीजिए, फिर सी, फिर डी, ऐसे करिए। तो ऑर्डर्स फॉलो करेंगे तो क्या होता है, टीचर्स को भी लगता है कि आप एक पर्टिकुलर ऑर्डर में जा रहे हैं। बट इन केस अगर आपको सी पार्ट नहीं आ रहा है और आप डी अच्छे जानते हैं, सी में आपको कुछ नहीं आता, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सी बाद में करिए, डी पहले करिए। और लेकिन एकदम प्रॉपर्ली आपको क्वेश्चन नंबर मेंशन करना है कि ये क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट है, या फिर सेक्शन ए है, सेक्शन बी है, सेक्शन बी में ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये सब आपको अच्छे से मेंटेन करना है। ठीक है, और इसके बाद हमारा आता है अभी राइट क्वेश्चन ऑफ एमसीक्यूज, ऑड मैन आउट एंड ट्रू एंड फॉल्स। अब बच्चे क्या करते हैं, एमसीक्यू के जो ऑप्शंस होते हैं वो ऑप्शंस को डायरेक्ट लिख देते हैं विदाउट राइटिंग द क्वेश्चन। तो मैं आपको बोलूंगा, मान लेते हैं आपका क्वेश्चन है, तो आपको पहले क्वेश्चन लिखना है, यहाँ पे पूरा क्वेश्चन लिखना है, और यहाँ पे जो स्पेस होता है ये स्पेस में आपको अपना आंसर लिखना है। आप बच्चे क्वेश्चन लिखने के चक्कर में ऑप्शंस भी लिख देते हैं, ऑप्शंस वगैरह भी लिख देते हैं, जो आपको नहीं करना है एग्जाम में। ऑप्शंस नहीं करना है, आपको खाली क्या करना है, क्वेश्चन लिखना है और यहाँ पे आपका आंसर होना चाहिए। अगर यहाँ पे कोई ब्लैंक नहीं है तो आप ऐसे नीचे ऐसे करके एरो देके या फिर आंसर लिख के ऐसे आंसर लिख के यहाँ पे अपना आंसर लिख सकते हो। ठीक है, तो आपको ये रखना। इवन ट्रू फॉल्स में भी क्या करना है, आपको ऐसे ही करना है, पहले क्वेश्चन पूरा लिख देंगे, फिर यहाँ पे आंसर लिखेंगे वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। अगर मैच द फॉलोइंग है तो मैच द फॉलोइंग में पहला क्वेश्चन नहीं लिखना आपको, यहाँ पे आपका जो ए सेक्शन है, बी सेक्शन है, तो यहाँ पे जो मैच हो रहा है आंसर डायरेक्ट आपको ये लिखना है ऐसे। ठीक है, तो ये सब चीजों का आपको ध्यान देना है। ऑड मैन आउट में भी आपको ऐसे ही करना है, क्वेश्चन लिखना है और आपको पूरा आंसर ऐसा लिखना है। ठीक है, ऐसे ये फॉर्मेट में। तो ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए थर्ड आता है नीट एंड क्लीन पेपर। हर टीचर ये सोचता है कि आप अच्छे से पेपर लिखो, साफ सुथरा लिखो, ताकि क्या हो, टीचर्स को भी अच्छा लगे पेपर चेक करने में, पेपर पढ़ने के लिए। मतलब आपको क्या करना है, आपको स्क्रिबलिंग नहीं करना, ओवर राइटिंग नहीं करना। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे मेरे पास मैंने लिखा द मिस्टीरियस पाई, मेरे चैनल का नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, द मिस्टीरियस पाई। तो यहाँ पे मेरे पास ये स्पेलिंग मेरी रॉन्ग आ गई, मैंने यहाँ पे डबल यू लिख दिया, तो मुझे ऐसे एक कट करना है। तो ये कट करना चलता है। ठीक है, आप उसको स्क्रिबल मत करो, ओवर राइट मत करो, ऐसे ऐसे मत करो, ऐसे ऐसे मत करो। या फिर द आपने गलती से ऐसे लिख दिया तो उसको ऐसे ऐसे करके ऐसे ओवर राइटिंग मत करो, ऐसे 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 कुछ करो मत। तो इससे क्या होता है, आपका जो प्रेजेंटेशन है वो खराब दिखने लगता है, पेपर थोड़ा गंदा दिखने लगता है। तो इसको नीट एंड टाइडी रखने का कोशिश करो। ठीक है, अब दूसरा आता है आपका फर्स्ट अटेम्प्ट द क्वेश्चन यू नो वेल। अब देखिए बच्चे क्या करते हैं, बहुत बड़ी गलती ये हो जाती है, मान लेते हैं 3 क्वेश्चन है, तो आपको क्या करना है, अगर 3 क्वेश्चन में आपको एनी 2 करना है, एनी 2 करना है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहला क्वेश्चन वो करोगे यू नो वेल, यू नो वेल। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से जो पता होगा वो क्वेश्चन सबसे पहले करना है, और एकदम बेस्ट तरीके से आपका बेस्ट प्रेजेंटेशन। दूसरा क्वेश्चन आपको वो करना है जो आपको वो भी आता हो। अगर आपको थर्ड क्वेश्चन अच्छे से आता है तब मैं बोलूंगा उसको अटेंड करो, अगर आपको ऑप्शन में तो उसको छोड़ दो, थर्ड क्वेश्चन मत करो। क्योंकि क्या होता है, आप अननेसेसरी क्वेश्चन लिखोगे तो क्या हो सकता है, आपके जो प्रेजेंटेशन है वो खराब हो सकता है। बट अगेन अगर क्वेश्चन कभी कभी रॉन्ग भी होता है बोर्ड्स के पेपर में, या फिर कभी कभी मिस प्रिंट हो जाता है, तो यहाँ पे आपको एक क्रेडिट पॉइंट प्लस मार्क्स मिल जाते हैं। तो आप ये क्वेश्चन भी छोड़ो मत, एटलीस्ट क्वेश्चन नंबर लिखो और कुछ तो वहाँ पे लॉजिकल या फिर रिलेटिवली लिख दो। ठीक है, अब इसके बाद आता है इफ नीडेड ड्रॉ द फिगर्स विद पेंसिल स्केल। अगर आपको कोई जैसे मानते हैं इंडक्शन मोटर है, सॉरी मोटर है, जनरेटर है, या फिर आपको राइट हैंड थंब रूल दिखाना है, या फिर आपको फ्लेमिंग्स रूल दिखाना है, तो हमेशा आप क्या करें, फिगर्स बनाइए। ये फिगर्स है, मान लेते हैं मैं लेफ्ट हैंड रूल बना रहा हूँ फ्लेमिंग्स का, तो आपको यहाँ पे पहले बताना ये थंब है, ये इंडेक्स फिंगर है, सॉरी ये मिडल फिंगर है, ये इंडेक्स फिंगर है, सब बताना है। यहाँ पे आपको लिखना है मोशन ऑफ द कंडक्टर, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा आपको पूरा अच्छे से अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो लेबलिंग अच्छे से करना है पेंसिल स्केल से। अब देखिए यहाँ पे आता है क्या, नीट एंड टाइडी एंड लेबल इट वेल। ऑब्वियसली आपका जो डायग्राम होना चाहिए नीट एंड टाइडी होना चाहिए और अच्छे से उसको लेबल करना चाहिए। अवॉइड अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन इन एग्जाम। आप क्या करते हो आंसर्स में, आपको पता है कि मुझे इतना लिखना चाहिए, ठीक है, आप उतना ही लिखिए। आपको लगता है ये आंसर इतना नेसेसरी जितना है उतना लिख दिया, आप अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन देने मत जाइए। ओवर एक्स्ट्रा राइट लिखने की कोई जरूरत है, उसके मार्क्स नहीं मिलते। आपको जितना 2 मार्क्स ले पूछा है तो आप 3 पॉइंट्स मैक्सिमम 4 पॉइंट्स लिखिए जो रेलेवेंट है। आप अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन देंगे तो उससे क्या होता है, आप अपने आप को कहीं ना कहीं अपने मार्क्स को कम करने के लिए तरफ जा रहे हैं। क्योंकि क्या होता है, टीचर्स जब देखते हैं तो टीचर्स हमेशा की पॉइंट्स पे फोकस करते हैं कि आपने कितने अच्छे से की पॉइंट्स को पकड़ा और कितने अच्छे से की पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया है। आप अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन मत दीजिए। ठीक है, तो अगेन ये आपका एक अच्छा पॉइंट हो सकता है।
प्रेजेंटेशन का। अब देखिए हमेशा आंसर को चाहिए तो पॉइंट्स में लिखिए, इससे क्या होता है आप आंसर अपना अच्छे से सेग्रीगेट करके रखोगे तो टीचर भी पॉइंट वाइज आंसर चेक करेगा और आपको अच्छे मार्क्स देगा। ठीक है, समझिए आपको पॉइंट्स वाइज आंसर लिखना है, पॉइंट 1 पॉइंट 2 और ऐसे ओवरलैप मत करना है। एक प्रॉपर स्पेसिंग रखना है आपको आंसर्स के बीच में, पॉइंट्स के बीच में, 2 क्वेश्चन के बीच में एक अच्छा स्पेसिंग रखना है, बहुत ज़्यादा भी स्पेसिंग नहीं रखना है और बहुत कम स्पेसिंग भी नहीं रखना है। एक अच्छा यूनिफॉर्म लगना चाहिए पेपर, ठीक है? अब देखिए लास्ट आता है क्रॉस चेक योर आंसर। हम क्या करते हैं, बहुत आलसी होते हैं पेपर में। हम पेपर लिखने के बाद हम सोचते हैं आंसर लिखने के बाद अब मैं चेक नहीं करूँगा, मैंने जो लिखा वही सत्य है। बट आपको ये बहुत बड़ी गलती है। हमेशा जब आप अपने आंसर्स लिखते हो तो उस आंसर को एक बार वापस से क्रॉस रीड करो, ताकि अगर आपको कोई स्पेलिंग मिस्टेक है तो वहाँ पे आप उसको करेक्ट करो, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक आप बहुत बार घाई-घाई में लिखने के स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हो, फिर कोई इंपॉर्टेंट कीवर्ड या फिर कोई सेंटेंस मिस कर देते हो। तो वो चीज़ आपको अच्छे से क्रॉस चेक करना है, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे क्या आता है, अब देखिए यहाँ पे कर भला तो हो भला। अब मतलब क्या? अभी ये सब चीज़ें आपको तो आगे समझ में आ गई कि आपको पेपर कैसे प्रेज़ेंट करना चाहिए, टाइम टेबल कैसे मैनेज करना चाहिए, पढ़ाई करना कैसे करना चाहिए। तो अगर आप भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, डेफिनिटली आपके फ्रेंड्स भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे। तो अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर करो और उनको भी मोटिवेशन दो थोड़ा-सा और उनको भी स्ट्रैटेजी प्लान समझने के लिए हेल्प करो। तो अगर आप किसी का भला करेंगे तो शायद आपका भी भला हो, तो इसलिए कर भला तो हो भला। और अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ठीक है? और विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। और हाँ, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी जॉइन कर सकते हैं वहाँ पे और कोई भी अपडेट के लिए, ठीक है? तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अगेन एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।